नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है दंगल का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने तालिबान का नाम लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक तरह धमकी दी है और कहा है कि तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया है, भारत के पास अभी भी मौका है, जम्मू कश्मीर में बातचीत करो। महबूबा ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में गलती नहीं सुधारी गई तो बहुत देर हो जाएगी। धमकी भरा अंदाज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री का सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाए। साथ ही जोड़ा कि अगर बीजेपी होती तो फिर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। कई बड़बोले बयान महबूबा मुफ्ती की ओर से कहे गए हैं। क्या कुछ कहा गया है जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम की ओर से, सुनिए। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी। महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले में पलटवार भी सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की ओर से पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं, बीजेपी की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें बेलगाम बयान सिर्फ महबूबा के ही नहीं है, बल्कि तालिबान के नाम पर सियासत चमकाने वाले बयान और भी कई नेताओं के सामने आए हैं। कहीं तालिबान से तुलना कर सियासी निशाने साधे जा रहे हैं, तो कहीं सीधे सीधे तालिबान का समर्थन करने वाले बयानों पर विवाद हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। अफगानिस्तान में तालिबान बेलगाम है और यहाँ भारत में तालिबान पर कुछ लोगों की जुबान। तालिबान को लेकर अब अपने बयान से चर्चा में आए हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में हुए विरोध की तुलना भारत से कर दी है। अब वो कहने यहाँ नहीं देख रहे हैं, वहाँ कहाँ देख रहे हैं? यहाँ जो विधायक जी लोगों को दौड़ा ले रहे हैं, जनता कहाँ? अरे जनता दौड़ा रही है। आपने यहाँ अयोध्या में नहीं देखा, दौड़ा लिए भागते भागते किसी तरह घंटों में भागे विधायक। आपने अभी मेरठ में देखा, अभी आपने यहाँ देखा, क्या नाम है, हाँ कृषि कानून को लेकर। तो किसान तो जनता है ना, वो किसान जो है तो आंदोलित था। ओम प्रकाश राजभर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों पर आपत्तिजनक बयान भी दे डाला है। जो भारतीय हैं वहाँ गए हैं लात खाने, तो यहीं चले आए, यहाँ तो नहीं कोई लात खाएगा। यहाँ आराम से रहें, अमन चैन से। भारतीय भी गलत किए हैं। क्यों? भारत की धरती, भारत में पैदा हुए, अब भारत का पानी पिए, भारत का खा पी के ठीक ठाक हो गए, तो यहाँ से माल लेकर के चले गए हुआ? नहीं, ये देश को लूट के लेके भागने वाले लोग हैं। आना चाहिए, अगर आते हैं तो उनको बाइज्जत, उनको सम्मान किया जाए, लेकिन वो फिर दोबारा ना जाए, उनका लिखा पढ़ी हो जाए कि अब तुमको जाना नहीं, यहीं रहो। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद बेतुकी बयानबाजियां करने वालों में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। उन्हें भारत में महिलाओं की स्थिति और अफगानिस्तान में महिलाओं के बीच समानता नजर आती है। वहाँ की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहाँ नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने
महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। तालिबान के मद्देनजर भारत में हालात की तुलना करने वाले लोग हैं तो सीधे सीधे तालिबान के हमदर्द होने का आरोप भी लग रहा है। तालिबान को लेकर शायर मुनव्वर राणा के बयानों से तूफान उठा तो उनका आरोप है कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। वो उनका इंटरनल मामला है ना। लेकिन जो आदमी अपने घर में सही से बर्ताव नहीं कर रहा, वो पड़ोसी और हमसे बर्ताव क्या करेगा सही? तो भी ये बात तो आपके ऊपर भी सही आती है, हिंदुस्तान पर भी सही आती है। कैसे? कि जब आप अपने देश वालों के साथ बर्ताव नहीं करते हैं सही, तो बाहर वालों के साथ कैसे करेंगे? तालिबान एक जंगली कौम है, हिंदुस्तान एक शहर है, एक मुल्क है। अगर यहाँ 10-20 भी निकले तो वो भी बुरी बात है। इसलिए मैंने इसको तंज के तौर पे कहा था। मैंने कोई मुकाबला नहीं किया था कि अफगानिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में है। मुनव्वर राणा से पहले सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से करने के आरोपों में घिरे हैं, तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान को मुबारक दी है। इस बीच असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन में भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं चलेगा, शरिया कानून लागू होगा, तालिबान की ओर से बार बार ये बातें कही जा रही हैं। और हमारे हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर सभी को बोलने की पूरी आजादी है, यहां के लोग बार बार अफगानिस्तान में हो रहे तालिबानी हुकूमत को लेकर अपनी बातें आगे बढ़ा रहे हैं और तालिबान का एग्जाम्पल बार बार देने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे का मकसद क्या है और महबूबा मुफ्ती के इस बयान के मतलब मायने क्या निकाले जाएं, इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले संबित पात्रा आपके पास आते हुए, चूंकि सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर क्या है, महबूबा मुफ्ती ने यह कहते हुए कि सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। इतना ताकतवर मुल्क था अमेरिका, उसका हाल क्या हो गया है अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कर दिया। कश्मीरियों से बातचीत कीजिए वरना सब्र का इम्तिहान लेंगे तो फिर हालात प्रतिकूल हो सकते हैं आपके लिए। क्या है जवाब इस पर? चित्रा जी, आपने गलत कहा। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया है। महबूबा मुफ्ती ने भारत देश पर हमला किया है, हमारे राष्ट्र पर हमला किया है, ये कहते हुए कि जिस प्रकार से तालिबानियों का सब्र टूट गया और उन्होंने एक बहुत पावरफुल मुल्क अमेरिका को भगा दिया अफगानिस्तान से, ठीक उसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर हमारा सब्र का बांध भी टूट चुका है। हम भारतीयों को भगा देंगे, भारत की सेना से दो हाथ कर लेंगे, भारत की सरकार को नहीं मानेंगे और अलग हो जाएंगे। तो ये बीजेपी पे हमला नहीं है, ये मुझ पे, आप पे और यहां बैठे जो आर्मी के हमारे आला अधिकारी हैं उन पे और देश के संविधान पे हमला है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी ने भारत पे हमला किया है। दूसरी बात है, यहां सब्र का बांध किसी का नहीं टूट रहा है। सब्र का बांध महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का टूट रहा है, क्योंकि इनके परिवार का आधिपत्य चलता था। 3 परिवारों के मुट्ठी में कश्मीर और जम्मू बंद थी और इनका आधिपत्य चलता था जम्मू कश्मीर पे। आज ये आधिपत्य आर्टिकल 370 के हटने से समाप्त हुआ है। देखिए, हमारे संविधानकर्ताओं ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी उसको एक टेम्पररी आर्टिकल के रूप में रखा था, ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी। जो ट्रांजिएंट है, जो टेम्पररी है, जो महिलाओं को अपना अधिकार नहीं देता है, जो दलितों को अपने अधिकार से वंचित रखता है, जो हिंदुस्तान से इंटीग्रेशन से जम्मू कश्मीर को वंचित रखता है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे आर्टिकल का जाना, ऐसे अनुच्छेद का जाना तय था। और नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया जो इतने वर्षों तक बाकी सरकारें नहीं कर सकी। मगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि तुम कर लो, क्या कर रहे, हम तो हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे, भाजपा सरकार में होती तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना होता। मैं तो कहना चाहता हूं मुफ्ती जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में होती तो पाकिस्तान ही नहीं होता। जम्मू कश्मीर भारत में क्या नहीं होता, पाकिस्तान ही नहीं होता। ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन कुछ लोगों के महत्वाकांक्षा के कारण बनी है। अगर हम होते तो भारत पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं होता। तो आप सही कह रही हैं, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में पड़ता ही नहीं, हम सब एक रहते। माजिद हैदरी साहब, बीजेपी होती तो कश्मीर फिर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, तो फिर कहां का हिस्सा होता अगर इस तरह की स्थिति बनती? और क्या उकसाने का काम यहां पर नहीं किया जा रहा है महबूबा मुफ्ती की ओर से?
बीजेपी कह रही है कि दाल नहीं गल रही है, इस वजह से इस तरह का बड़बोला बयान उनकी ओर से दिया जा रहा है। देखिए मैडम, इस मामले में सबसे पहले बेचारे तालिबान को धकेला जा रहा है। मैं बता दूं कि तालिबान का हर भारतवासी को कोटि कोटि आदर बेचारे तालिबान, मैं बेचारे तालिबान, कोटि आदर करना चाहिए। तालिबान हमारे देश के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। तालिबान इसलिए प्रेरणा होनी चाहिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अच्छे दिन भेजो रे। तालिबान प्लेन का टिकट बनाना है, भाई साहब प्लेन का टिकट बनाओ, इनको भेजना है। कोटि कोटि आदर वाले तालिबान के पास भेजना है, ममता बनर्जी टिकट बनाओ अफगानिस्तान का। वो टिकट नहीं चाहिए, वो लटक के चले जाएंगे। वो जहाज के शर्म नहीं आ रही आपको इस तरह का? अरे भैया, वो जहाज के पहिया में लटक के जाओ कीजिए। उन्हें अखंड भारत को चित्रा जी, इसको जरा जहाज के पहिए में लटका के भेजो तो अफगानिस्तान। वो तो हमारे ऐसे मित्र बनने चाहिए कि जो मिसाल बने। अच्छा, वो उन्होंने वहां पर महिलाओं के अधिकारों को दबोचा जा रहा है, महिलाओं के पोस्टर तक पर कालिंग पोती जा रही है, बच्चे वहां पर दम तोड़ रहे हैं। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लोग अपने ही मुल्क को छोड़कर पराए मुल्क। आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह की स्थिति है अफगानिस्तानियों की, अफगानिस्तानी मुसलमानों की क्या स्थिति कर दी है तालिबान ने। आपको नजर नहीं आ रहा है माजिद हैदरी? हमारी यहाँ पर तालिबान का समर्थन करने की। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड सर, एक माजिद हैदरी सुनिए। माजिद हैदरी, ये तालिबान की वकालत करने के लिए मत बैठिए। ये बताइए कि ये महबूबा मुफ्ती क्या बताना चाहती हैं? उनके लिए आदर्श है तालिबान। मुफ्ती साहिबा की तो तालिबान बेचारों का आपने आदर नहीं है। तालिबान बेचारे हैं, मार रहे हैं वो लोगों को। 70 रुपए का पेट्रोल है, उनसे सीखे भाजपा कि हुकूमत कैसे चलाती है। तालिबान से पहले सीख लें, फिर आप कश्मीर की बात कीजिए। तालिबान की हुकूमत चल रही है इस समय। चित्रा जी, अभी तो हुकूमत में आया भी नहीं है ना, तालिबान की हुकूमत शुरू हो गई। हुकूमत में यहाँ 100 रुपए बन गया तालिबान, बना दिया उसने अपना राष्ट्रपति वहां पर। क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है माजिद हैदरी? आपको जानकारी है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही शून्य दिमाग लेकर आ गए यहाँ पर? तालिबान पेट्रोल बेचती है अपने राज्य को। हमें यहाँ बीजेपी 100 रुपए का खून पीती है पेट्रोल पे। वहां किसी महिला पे दीपिका पादुकोण की पद्मावत की तरह हमला नहीं होता, किसी सिनेमा हॉल को जलाते नहीं जो यहाँ पे वीएचपी वालों ने किया था। वहां पे किसी बनर्जी पे हमला नहीं होता। चित्रा जी, हम लोगों को शाम को टॉर्चर क्यों कर रही हैं आप? ये किसको सुना? ये टॉर्चर बंद करिए हम लोगों के ऊपर जरा। नहीं, क्या बात चित्रा है? जी प्लीज ये टॉर्चर बंद कराइए। शाम को 5 बजते ही इनका टॉर्चर शुरू हो जाता है। नहीं, पहले इनका टॉर्चर बंद। अरे चित्रा जी, इनकी आवाज बंद करिए, हम लोग बेहोश हो जाएंगे ये सब सुन के। समित पात्रा जी, आप भी ले रहा हूँ, प्रेरणा ले रहा हूँ। कि ऐसे लोगों का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, ताकि घर के भीतर जो छिपे हुए लोग हैं उनका चेहरा तो सामने आए। नहीं बोलेंगे तो कैसे पहचानेंगे? नहीं माजिद हैदरी, एक सेकेंड। ये जो एग्जाम्पल रखा है ना आपने तालिबान को, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और आप लोगों की दाल गल नहीं रही है वहां पर। आपको पता है 15 अगस्त को इस बार क्या हुआ है? श्रीनगर में मैं खुद थी, आपने देखी तस्वीरें, क्या हुआ है? शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की बातें कहते हुए? लाल चौक पर, जहां पर हमेशा सुरक्षा इस तरह की होती थी, जहां पर आतंकवादी आए दिन वहां बमबारी करते हुए चलते थे, वहां पर देखा तिरंगा लहरा है इस बार। आप लोगों को रास नहीं आ रहा है तिरंगा देखकर? रास नहीं आ रहा है आप लोगों को? वैसे तालिबान है जैसे। चित्रा जी, अब मैं बात कर सकता हूं जरा? इनकी आवाज कम होगी तो हम जरा बोल पाएंगे। के बड़बोले शर्मनाक बयानों से। समित पात्रा जी, देखिए चित्रा जी, वैसे तो मैं मुस्कुरा रहा हूं मगर दिल के अंदर बहुत परेशानी में हूं। आप सोचिए, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, और माजिद हैदरी इस देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकारों में गिने जाते हैं, जम्मू कश्मीर के एक जाने माने पत्रकार हैं। अगर जम्मू कश्मीर के जाने माने पत्रकार के ये विचार हैं कि तालिबान बहुत आदरणीय हैं, हम सबको तालिबान से सीखना चाहिए, वहां पर मिठाइयाँ बट रही हैं, वहां की माहौल बहुत अच्छी है, और ये केवल माजिद हैदरी के नहीं है। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, खुद जिस प्रकार के बयान ये दे रहे हैं, इससे बहुत तकलीफ होती है कि किस चीज की कमी रही माजिद भाई? इस देश में आप एसी में जहां बैठे हो वहां एयर कंडीशन चालू है, 56 प्रकार के पकवान खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। इस देश ने आपको पलकों पे बैठा के रखा हुआ है, फिर भी सुबह से शाम तक आप इस देश को गाली देते हो। आप कहते हो इस देश में कुछ नहीं है, ये गद्दार देश है। मैं प्लीज बात कर लूं चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने पूरा सुना ना इनको, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। अरे पूरी तरीके से सुरक्षित प्लीज चित्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तालिबान के समर्थन में इनकी आवाज को कम रखिए चित्रा जी, मैं थोड़ी देर बात कर लूं। और देश से नहीं विदेश में भी लोग आपको देख रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं सुरक्षित नहीं हूं। आप सुरक्षित नहीं होते तो इतना ज्यादा जो कुछ भी मन में आ रहा है आप बोलकर चले जाएंगे, और आप कह रहे हैं देश में मैं सुरक्षित नहीं हूं। कम से कम बोलने के पहले सोचिए तो। समझिए, आप अपनी बात, बाकी लोगों का भी एक एक कमेंट ले लो। आलोक शर्मा जी,
जो बातें पीडीपी चीफ की ओर से कही गई हैं, कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस उससे? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं समझता हूं बिल्कुल जो भी वक्तव्य आया है वो पूरी तरह से निंदनीय है और उसको किसी भी रूप में कोई भी हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन सीधे सीधे 2-3 सवाल। क्या देश को राजभर, ओवैसी, बारक या मुनव्वर राणा जैसे लोग चला रहे हैं? देश में सरकार है, हमारी सरकार का तालिबान को क्या लेकर क्या रुख है वो अभी तक क्लियर नहीं। महबूबा मुफ्ती की और एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी संबित जी ने बहुत बुराइयां की। पहली बार जब ये केंद्र में सत्ता में आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 50 साल तक गालियां देते रहे उनको। पहली बार जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका आया पीडीपी के साथ, तो महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने 3.5 साल तक खूब लूट में शामिल रहे। महबूबा मुफ्ती ने जब ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई, इन्होंने सत्ता से अपना मोह नहीं छोड़ा। इन्होंने अपना जो समर्थन था वो वापस नहीं लिया। 10,000 पत्थरबाज भी छोड़े, फौजियों के ऊपर FIR भी तभी हुई। आतंकियों का धन्यवाद मोदी जी की प्रेजेंस में हुआ। बुरहान वानी के जैसे आतंकी के लिए नौकरियां और पैसे भी इन्हीं की सरकार में गए। लेकिन आज का विषय वो नहीं। चित्रा जी, आज जो विषय वो बहुत बड़ा विषय। आज अच्छे दिन आ गए कि हिंदुस्तान की तुलना तमाम टीवी चैनल्स पे अफगानिस्तान से हो रही है। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये बहुत गंदा बोल रहे हैं, और कौन कौन हमदर्द है मैं भी आज तक के नीचे देख रहा हूं। सबसे बड़ा अगर कोई तालिबान का हमदर्द है तो भारत की केंद्र सरकार है। 29 फरवरी 2020 को जब कतर में समझौता हुआ, हिंदुस्तान वहां पर मौजूद था। क्या मौजूद नहीं था वहां पर? जब ट्रंप ने बरादर को पाकिस्तान से छुड़वाया, क्या हमने ऑब्जेक्शन किया? हमारे 35,000 करोड़ रुपया डूब गया वहां पर, जो आज तक हमने वहां के राष्ट्र निर्माण में लगाया। क्या हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आई? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल चित्रा जी, एक मिनट। ठीक है, जल्दी से दो हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। जिस समय पर रशिया और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे और हम आकर टीवी पर चिल्लाते थे तो हमें देशद्रोही ठहरा दिया जाता था। आज पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया का नेक्सस बन गया और हमारी सरकार यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान पर जवाब दे दीजिए अशोक। ठीक है, उसके बाद अशोक सज्जनहार जी आपके पास और द्विवेदी आपके पास। ठीक है आलोक जी, जवाब अफगानिस्तान ने कितने आप बोलने नहीं देते हैं ना। सर अब आप पूरा भाषण हो गया हो तो जवाब दे दूं चित्रा जी। समित पात्रा जी, उनके सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। वो कह रहे हैं कि बातचीत तो सरकार ने कर ली है ना, तालिबान से सामने नहीं आया है। बताइए ना कि देश का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर। फॉरेन मिनिस्टर धन्यवाद दे रहे हैं तालिबान का। चित्रा जी चित्रा जी पहले इनकी आवाज को कम करिए। चित्रा जी, मैं शांति से सुनता हूं, बीच में ये सब चिल्लाते हैं। चित्रा जी यहां भूल जाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। यहां पर 2 एक्सपर्ट्स बैठे हैं। आप मेरे बाद अशोक सज्जनहार जी से पूछ लीजिएगा, वो जवाब दे देंगे। पहली बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, भारत ने कोई तालिबान से बात नहीं की। भारत की सरकार ने इस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने विषय को रखा है कि हमने बात नहीं की। दूसरी बात, अभी प्रायोरिटी क्या है चित्रा जी? आज आपने दिखाया था किस प्रकार से, बाद में ये मालूम पड़ा कि इस प्रकार से कोई किसी को किडनैप नहीं किया गया था, मगर हिंदुस्तानियों की जीवन को वहां बचाना ये प्रायोरिटी है कि नहीं है? वहां किस प्रकार से सिख और हिंदुओं को वहां वो गुरुद्वारे के अंदर बंद है, उनको महफूज हिंदुस्तान में लाना ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आप बताइए, ये राहुल गांधी और सुरजेवाला का क्या जाता है? वहां अगर 100 को मार भी देंगे तो इनका क्या जाएगा? ये अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारा काम है हिंदुस्तानियों को सकुशल देश में बचा के लाना। ये राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर देना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मैं तो कहता हूं सुबह से शाम तक चिल्लाइए आके सड़कों के बीच में, राहुल गांधी जी, आप और आपके प्रवक्ता, यू आर नॉट द प्रायोरिटी, इंडियंस आर द प्रायोरिटी। भारतीय प्रायोरिटी है उनकी जान को बचाना। ये बताइए, उन्होंने कहा कि हमने तालिबान से बातचीत नहीं की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने तालिबान से बातचीत की है, वो मना कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से कतर में, दोहा में, मैं तारीख बता रहा हूं, 29 फरवरी 2020 को बातचीत हुई है। डिप्टी पीएम और अरे बैठे हैं सज्जनहार जी, पूछ लीजिए उनसे, वो तो राजनयिक है, वो राजनेता नहीं है। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता सज्जनहार जी टीवी पर बैठकर क्या क्या बोलते हैं, पूरा देश देखता है। अब बात आती है कि वहां पर पूरी प्रशंसा की गई उसमें। पूरा देश देखता है, पूरा देश देखता है। आप लोग आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, आप लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आप लोग बालाकोट को फर्जिकल, आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहते हैं। पूरा देश देख रहा है। अब जरा मैं अपनी बातचीत के मेहमानों के पास जाना चाहूंगी, अशोक सज्जनहार जी प्लीज, क्योंकि आपने उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर लिए हैं। बाकी दोनों मेहमान भी बहुत सीनियर हैं। उनका पहली चीज ये बताइए कि 6 अगस्त को जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो उस समय पर मोदी जी ने विषय क्यों नहीं उठाया? आप बीजेपी के प्रवक्ता को बीच में बोलने से रोकते नहीं।
मुद्दे की बात नहीं करते। आलोक शर्मा जी, अब आप अशोक जी के ऊपर भी सवाल उठाइए, एंकर के ऊपर भी सवाल उठाइए, बाकी प्लीज आलोक शर्मा जी इन चीजों से बाहर निकलिए, है ना। अब आपके हाँ में हाँ अगर कोई नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो उनका समर्थन हो गया। प्लीज आलोक शर्मा जी, अब अशोक सज्जनहार जी की बात सुन लीजिए, वो लोग दो बहुत सीनियर अधिकारी मेरे साथ हैं। प्लीज एक बात केवल सीरियसली पूछना चाहता हूँ कि जिस समय पर तालिबान 1 महीने से चढ़ाई कर रहा था, जब सरकार क्यों सो रही थी, एक भी ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? काबुल पर कब्जे के बाद प्राइम मिनिस्टर, चलिए ठीक है, और सदन के भीतर जो कुछ चल रहा था हम सबने देखा कि सदन कितने दिन चली और उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, बाकी मेहमानों का ऑडियो डाउन किया जाए। दोनों ही अब हमारे दो बहुत सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी बात आप तमाम लोग गौर से सुनिए। सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी आपके पास आते हुए, महबूबा मुफ्ती की ओर से सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, तालिबान का उदाहरण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है सब्र का बांध टूट गया तो फिर देखिएगा क्या होगा। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही आलोक शर्मा जी ने आप पर कुछ सवाल उठाए हैं, कैसे जवाब देंगे इसको लेकर आप? देखिए, जो महबूबा मुफ्ती जी ने किया है, मेरे ख्याल से ये कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी है उनका, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूं, परंतु यही महबूबा मुफ्ती जी थी जिन्होंने कहा था जो अगर 370 हटाया जाएगा तो वहां पर कोई तिरंगे को कांधा देने के लिए नहीं होगा। देखिए, 370 को हटा दिया गया, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है। और वहां तो ऐसी बात है जो 15 अगस्त को हर साल तिरंगा लाल चौक पर लहराता है, और वहां पर जो हालात हैं बहुत ही शांतिपूर्ण हो गए हैं, वहां पर विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, कोई पत्थरबाज नहीं है, कोई ये ऐसे स्टोन पेल्टिंग के आपको कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात मैं कहूंगा जो वो ये कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं चित्रा जी, जो आप ऐसे लोगों को अपने चैनल पर लाते हैं, क्योंकि इनके मन में दिल में कितना जहर है ये पूरी देश को देखना चाहिए। क्योंकि मैं सच में कहता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था जो हमारे अपने देशवासियों के दिल में ऐसी भावना होगी, ऐसी बातें होंगी, जैसा जहर आज उगला जा रहा है। मैंने देखा है, अपने आप सुना है, नहीं तो कोई मुझे ऐसे कहता मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता इसके बारे में। दूसरी बात है जो आलोक शर्मा जी ने कही है, फरवरी 2020, 29/2020 कोई भारत का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं रहा है, भारत ने बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं किया है। यहां तक कि मेरे विचार से विदेश मंत्री ने या तो पार्लियामेंट के हॉल में या वैसे उन्होंने बिल्कुल ही साफ सीधा उन्होंने उत्तर दिया है जो भारत और तालिबान के बीच में कोई संबंध नहीं है। वो भारत और रूस के संबंधों के बीच में कुछ कह रहे थे, जो उनके रूस के संबंध उनके साथ हो गए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हो गए हैं तालिबान के साथ। जी सॉरी, आप ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार की तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है? कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। एक कमेंट ले लेती हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। जनरल द्विवेदी, आपका एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां हैं, तालिबान का उदाहरण हिंदुस्तान में दिया जा रहा है कि देखिए वो कितने आदर्श बन चुके हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं, इस पर क्या है टिप्पणी साहब आपकी? देखो चित्रा जी, मुझे 2 मिनट चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले जो तालिबान है ये एक आतंकी गठबंधन है और इसकी कोई और परिभाषा नहीं है, क्योंकि इनका पूरा जो स्ट्रेटजी है वो वायलेंस की है। और इनकी जो अभी इन्होंने सत्ता भी संभाली है वो गन की थ्रू द बैरल ऑफ द गन, और इनका जो फंडिंग है वो नार्को से होता है, ड्रग से होता है। और इनकी जो करतूत है पिछले 1996 से लेकर 2001 तक, वो अभी तक दुनिया भूली नहीं है। तो इसलिए मुझे बड़ा ये ताज्जुब और दुख भी होता है कि हमारे देश में ऐसे हमारे देशवासी हैं जो कि तालिबान की तुलना कर रहे हैं, जो तालिबान की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि पूरा दुनिया उनको निकाल रही है। दूसरी बात है, देखो ये देश की सुरक्षा की बात है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जो तालिबान आतंकी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है जी, भारत के लिए ये बेहद बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक आतंकी गवर्नमेंट बनेगी और उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही हमारे लिए गहरा प्रभाव होगा। क्योंकि ये जो आतंकी गुट है इसमें जैश-ए-मोहम्मद भी शामिल है, इसमें लश्कर-ए-तैयबा भी शामिल है, और तालिबान को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया वो पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान के पीछे नहीं होता तो अमेरिका ने तालिबान को तो बहुत पहले खदेड़ दिया होता। तो अभी
समाफी के साथ यहाँ पर रोकना पड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फौरन हाजिर होंगी, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, महबूबा मुफ्ती ने क्या कश्मीर के लोगों को उकसाने का काम किया है एक ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में शांति की स्थिति देखी जा रही है? एक अलग विकास की राह वो समूचा का समूचा हिस्सा तय कर रहा है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। तालिबान बहाना सियासत है चमकाना, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार चर्चा जारी है। महबूबा मुफ्ती ने लेकिन जिस तरह का बयान दिया है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक। माजिद हैदरी, आप हाथ तो उठा रहे हैं और मैं देख रही थी तमाम मेहमानों पर बीच बीच में हंस भी रहे थे, लेकिन उकसाने का काम आप लोग कर रहे हैं उन कश्मीरियों के लिए जो एक अलग राह पर इस वक्त आगे निकल पड़े हैं। वहां की शांति आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, वहां पत्थरबाजी बंद हो गई है, वो आप लोगों से देखा नहीं जा रहा है। खाते हिंदुस्तान का है, जुबान आप लोगों की पाकिस्तानी है। इस तरह की भी बातें लगातार कही जा रही हैं आप लोगों को लेकर। इतनी खुशी क्यों होती है, किस बात पर आप लोगों को होती है? देखिए मैडम, कश्मीर आपने कहा विकास के पाथ पर, कश्मीर विकास के पाथ पर नहीं विनाश के पाथ पर चल रहा है। पिछले 10 दिनों में 4 यहाँ पर पॉलिटिकल कर्मी मारे गए, पॉलिटिकल लीडर्स की किलिंग हुई है। अब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, कब कश्मीर में ग्रेनेड बाजी होती है, और अब जम्मू कश्मीर में ड्रोन बाजी होती है। आप बात कर रही थी, हम उसी महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात कर रही है ना, जिसे कि 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पे बुलाया था बात करने के लिए। क्या संबित पात्रा जी उन्हीं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन्हीं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन्हें अभी हाल ही तो में जब उनसे बात किया है तो फिर वो क्यों बोल रही हैं कि बातचीत कीजिए? बात हो रही है ना, तो फिर क्यों बोल रही हैं कि बातचीत कीजिए? मैडम बातचीत तो करनी होगी। आप देखें हालात बद से बदतर हो रहे हैं कश्मीर में। पिछले 4 दिनों में यहाँ पर 4 नेता मारे गए हैं, 2 उसमें से भाजपा की पार्टी के मारे गए हैं। कब तक ये भाजपा यहाँ पे खून की होली खेल के खून का जश्न मनाएगी? ये इनको समझना होगा। पत्थरबाजी बंद हो गई, ग्रेनेड हर दूसरे दिन पर पड़ता है यहाँ पे। 50% इंक्रीज है ग्रेनेड अटैक्स में कश्मीर में, और ड्रोन अटैक हमारे देश में कभी नहीं हुआ था, ना नेहरू जी के टाइम, ना इंदिरा गांधी जी के टाइम, ना राजीव गांधी जी के टाइम। अब पाकिस्तान का ड्रोन आके हमारे जम्मू कश्मीर के सेना के हवाई अड्डे, पाकिस्तान का ड्रोन आकर जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ता है, और उसी पाकिस्तान से कहती हैं महबूबा मुफ्ती कि बातचीत कीजिए। आप लोगों का कितना दोहरा चरित्र है, खुद की जुबान कम से कम देखिए। लेकिन संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि अब पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन ग्रेनेड अटैक और कई, ये बात तो सच है ना कि कई नेताओं की जिस तरह से जान गई है उसने सवालों को जन्म दिया है। ये क्या बोलेंगे, मजाक बनाएंगे? सुनिए जान लेने वाले माजिद हैदरी, जान लेने वाले वही आतंकवादी हैं, जान लेने वाले वही आतंकवादी हैं जिनका समर्थन ये माजिद बरादरी करते हैं। और मुझे तकलीफ होती है, देखिए चित्रा जी, ये शाम को बैठ के इन जैसे लोगों के साथ, जब आप बोल रहे थे वो चुप थे ना माजिद हैदरी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। मैं पहले तो चित्रा जी रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनकी आवाज को कम रखिए। एक तो नहीं, आप इनकी चित्रा जी देखिए, हम लोग बैठ के देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में यहाँ पर भारत के स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ता है, ऊपर में ये सबके ऊपर चिल्लाते भी हैं। हम कम से कम शांति से बात तो कर ले, अपनी बात तो रख ले। ये लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तालिबान का समर्थन करते हैं, और हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है इनके सामने कि प्लीज बोलने दो, प्लीज बोलने दो। ये वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पे भारत की वाहवाही नहीं करेंगे। खाते भारत का है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो आज एसी कमरे में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कह रहे हैं हम भारत तो हमें जीने नहीं दे रहा है, सब कुछ मौज मस्ती में है ये लोग, फिर कह रहे हैं कि भारत हमें जीने नहीं दे रहा है। किस प्रकार तिल तिल करके अफगानिस्तान में वो लोग भी तो मुस्लिम है ना, जो लोग भाग रहे हैं आज, जो लोग आज लटक के आ रहे हैं एयर फ्लाइट्स में, आप बताइए चक्कों में लटक कर पीस जा रहे हैं, मर जा रहे हैं गिर करके, वो लोग कौन हैं? वो लोग भी तो मुस्लिम बरादर ही हैं ना। वो शरिया की मांग तो आप लोग भी कर रहे हैं, शरिया की मांग तो तालिबान भी कर रहा है। तो शरिया इतनी अच्छी है तो शरिया के लिए वो मुस्लिम भाई बहन क्यों मर जा रहे हैं? वो लोग क्यों बगावत कर रहे हैं? वो भी तो आपके अपने हैं, आपके अनुसार आप तो कह रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं, हम तो आपके नहीं हैं, तो क्यों मर रहे हैं? आप भी तो शरिया की मांग करते रहते हैं। ये तकलीफ इस बात की मुझे है कि इस देश का खा करके जिस प्रकार से अनर्गल इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आखिर कब तक पत्थर के ऊपर हम सर मारते रहेंगे? और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे तालिबान जब मार्च कर रही थी तो ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया मोदी जी ने? जैसा कि मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते तो राहुल गांधी सलवार कमीज पहन के एकदम चले जाते, एकदम खड़ग लेके वहां पर, और रोक लेते वहां तालिबान को मार्च करने से। ये क्या बेतुकी बातें हैं? ये ऑल पार्टी मीटिंग की क्या मतलब है इसके साथ? ऑल पार्टी मीटिंग हो जाती तो तालिबान का जो हुआ है वो नहीं होता, तालिबान मार्च नहीं करती। नहीं, आप बताइए, आपने कहा ना आलोक जी कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, मोदी जी क्या चाहते हैं देश के बारे में? मैं पूछ रहा हूं, चलिए ऑल पार्टी मीटिंग, जब तालिबान मार्च कर रही थी काबुल की तरफ तो हम ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते, तो क्या हो जाता? राहुल गांधी जाके खड़ग से रोक लेते उनको
आप लोग थोड़ी सी सोच समझ के बात करिए। हर विषय में तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है। आलोक शर्मा जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। समित पात्रा जी, जो आप क्या उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर दीजिएगा? मैं उत्तर देता हूँ। मैंने इतने सवाल उठाए कि जितने सारे खराब लोग थे उनके साथ जम्मू कश्मीर में सबके साथ सरकार बनाई, उस पर नहीं बोलेंगे। अभी तो एक व्यक्ति ने कहा कि आपने सबको अभी बुलाया था प्रधानमंत्री कार्यालय में और पूरी मीटिंग की, अगर वो इतने बुरे लोग हैं तो क्यों बुलाया था प्रधानमंत्री कार्यालय में? नहीं बताएंगे उसका। आप राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों? सरकार आपकी है, 303 सांसद जनता ने आपको दिए, 303 सांसद वाली सरकार। आप अगर डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं चुप हो जाता हूँ। समित पात्रा जी, एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है आलोक जी, इतना नाराज नहीं होते हैं, बोलिए अपनी बात आगे बढ़ाइए। वो भी बोल रहे थे तो आप नाराज। हम कह रहे हैं कि इस सरकार की विदेश नीति बिल्कुल फेल है। अब की बार ट्रंप सरकार जो नारा था उसने देश को बेड़ा गर्क किया है। दूसरी चीज, 6 अगस्त 2021 अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग अध्यक्षता कर रहे थे। अफगानिस्तान ने वहां पर तमाम सबूत दिए तालिबान के खिलाफ। हमारी सरकार ने एक ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने कहा बरादर को 2018 में पाकिस्तान में जब छोड़ा गया ट्रंप के कहने पर, हमारी सरकार ने एक बार ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब बात आती है कश्मीर नीति की। कश्मीर नीति में आज अगर पाकिस्तान का कोई नाम ले ले तो देशद्रोही, लेकिन मोदी जी अगर बिरयानी खा के रहे तो देशभक्त, अटल जी अगर बस में बैठ के जाए तो देशभक्त, आडवाणी जी वहां पर जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो जाए देशभक्त। राहुल जी को देशद्रोही कह रहे हैं, महबूबा जी को बचा रहे हैं, मोदी जी को देशद्रोही कह रहे हैं, तालिबान को बचा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? चित्रा जी, क्या इनके आर्ग्यूमेंट है? आप सबको देशद्रोही। तो आप तो कह रहे थे ना अभी कि अटल बिहारी वाजपेयी बस में पाकिस्तानी चले गए तो वो तो देशद्रोही है, मगर आप लोग देशद्रोही नहीं है। कमाल के आर्ग्यूमेंट है आपके। मैं आज भी अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। मिर्ची क्यों लगेगी मेरे भाई? आप लोग तो कुल्हाड़ी ले लेके अपने पैर पे मारने पे तुले हो कि कोई नागा अकॉर्ड नहीं हुआ। अब 4 दिन सामने आ गया। अरे कहां से नागा अकॉर्ड आ गया तालिबान वाले में भैया? क्या कंपैरिजन करते हो आप लोग? ये नागा अकॉर्ड कहां से आया तालिबान के बीच में? मैं बता रहा हूं कि आप लोग कैसे झूठ बोलते हैं। ये पेगासस कहां से आया? ओहो, ये कांग्रेसियों का नहीं हो सकता। ये पेगासस कहां से आया तालिबान के बीच में? निकलते हुए मेन मुद्दे पर रहते हैं। जल्दी से आलोक जी अपनी बात खत्म कीजिए। पेगासस दो और मेहमान हमारे साथ हैं सेना के द्विवेदी सभागी। ठीक है, मेजर जनरल JC द्विवेदी जी, आपकी बात भी बीच में मुझे रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए। अब यहां से क्या होना चाहिए हिंदुस्तान का रुख? क्योंकि भारत में भी रह रहकर इस तरह की आवाज है। देखिए, एक लोग वैसे जो लगातार तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो जानना चाहता है कि हमारी सरकार का तालिबान को लेकर स्टैंड क्या है, जो अब तक पूरी तरह से साफ नहीं है। क्यों वो पूरा साफ स्टैंड सामने नहीं आ पा रहा है अब तक? देखो, हमारी सरकार का जो स्टैंड है तालिबान के विरुद्ध बहुत ही स्पष्ट है। हमने ये दुनिया भर को बताया कि हम कोई आतंकी सरकार को मान्यता नहीं देंगे, पहली बात। और दूसरी बात जो है कि जो भी देश पूरी दुनिया में जहां आतंकवाद फैल रहा है उसको रोकने के लिए हम सबसे आगे निकल के आए। और ये हमारे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये बहुत बताई है कि पाकिस्तान। आलोक जी, अब उनकी बात तो पूरी हो। देखिए, अशोक सजनहार जी पर भी आपने सवाल खड़े कर दिए। अभी कम से कम मेजर जनरल JC द्विवेदी को दीजिए प्लीज। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, आलोक जी। आलोक जी, वो बीजेपी से नहीं है, ठीक है, वो सेना के अधिकारी हैं। ये सही तरीका नहीं है। आलोक शर्मा जी, ये सही तरीका नहीं है। ये देखो, वो सही तरीका नहीं है, उनको आप बोलने दीजिए प्लीज। आप कर्टसी ऑब्जर्व करिए। ये देखो, अभी UNSC में हमारे विदेश मंत्री साहब ने बहुत स्टेटेड स्टैंड दिया है कि हम जो गुट आतंकवादी है, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है और पूरी दुनिया को इसके विरोध होना चाहिए। और जहां रही कश्मीर की बात, ये पिछले 2 साल में बहुत सुधार आया। जब मैं कश्मीर में था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जब सुरक्षा की चाहिए तो ये फौज के पास आती थी, वैसे इनकी काफी बातचीत होती थी आतंकी गुटों के साथ, तो सुरक्षा के मामले ये हमारे पास आते थे। ये तुम ही बात कर रहे हैं। और मेरा आखिरी बात यह है, देखो, ये सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें देश को एक होना चाहिए, पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। हम आतंकी जो हैं उस गवर्नमेंट को हमारे पड़ोस में जो है, हम उसको कभी भी मान्यता नहीं देंगे। और ये गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर स्टेटेड स्टैंड है। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है मेजर JC द्विवेदी साहब। और अब मैं सीधे अशोक जी आपके पास आते हुए, चूंकि महबूबा मुफ्ती जैसी बड़ी नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अगर उनकी ओर से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो फिर यकीनन वो वहां के युवाओं को
उकसाने का काम कर रही हैं। इसके जरिए एक वर्ग पर प्रभाव पड़ सकता है। जब आप तालिबान का उदाहरण देकर वहां पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, ऐसे में क्या? जी देखिए, जो उनका बयान है मेरे विचार से बहुत निंदनीय बयान है, क्योंकि देखिए हमको ये कहना चाहिए जो तालिबान दहशतगर्द है, आतंकवादी है। देखिए सबसे पहले तो है चित्रा जी, तालिबान यूनाइटेड नेशंस की 1267 कमिटी सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत वो एक आतंकवादी, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड आतंकवादी गुट है। तो इसलिए कोई ये बेचारे कहते रहे, ऐसे कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया ने ये निर्णय किया है जो ये आतंकी गुट है। देखिए दूसरी बात जो इन्होंने कही आलोक शर्मा जी ने, जो हमने वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, देखिए हम अभी 20 दिन के लिए वहां पर अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें 3 बारी हमने ये अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया है, 2 बारी अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन किया है भारत ने, और तीसरी बारी 19 तारीख को काउंटर टेररिज्म में, और उसमें हमने अपना बिल्कुल जो स्टैंड है एकदम साफ कर दिया है। जो हम किसी भी आतंकी गुट को जो फोर्स के बल के उस पर अपनी सत्ता को हथियाएगा, अपनाएगा, उसको हम कोई मान्यता नहीं देंगे। मैं एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा, जो देखिए उन्होंने कहा जो हमारे रूस के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको एक बस उदाहरण दूंगा, उससे आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पर यूएनएससी की अध्यक्षता की। उसमें कौन आया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद आए। पिछली बार वो कब आए थे ऐसी डिबेट में? 2005 में। तो मतलब इससे आप देखिए उनकी कितनी वो है रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो उन्होंने स्पेसिफिकली एंटनी ब्लिंकन थे और सब प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे वगैरह वगैरह, परंतु राष्ट्रपति पुतिन खुद आए, पूरे समय रहे और उसमें पूरी डिबेट में उन्होंने भाग लिया। तो देखिए ये वाली भी अगर झुठलाई बातें कहना, जो रूस के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो हमारे रूस के साथ जो प्रगाढ़ संबंध हैं उनके लिए धक्का होगा, और ये हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक क्लोजिंग कमेंट माजिद हैदरी साहब, देखिए आलोक जी, अब मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि सभी दोनों ही सेना के अधिकारियों को लेकर आपको लग रहा है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। आलोक जी, माजिद हैदरी साहब, आपको समझ में आया कि एक आतंकवादी संगठन को आतंकवादी ही बोलना होता है, ये नहीं बोलना होता है कि बेचारा तालिबान? देखिए मैडम, हमारी भारत की सरकार ने ना उन्हें अपना दुश्मन कहा है, ना दहशतगर्द कहा है, ना दोस्त कहा है। जब तक भारत की सरकार फॉर्मली अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, मेरी जो मन में आएगा मैं कहूंगा, और मुझे इस देश का संविधान उसकी इजाजत देता है। बेचारा तो तालिबान, बात रही मासूम तालिबान। कश्मीर में कोई लोकतंत्र है नहीं अभी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है पिछले 3 वर्षों से। अच्छे दिन नहीं है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, अच्छे दिन कब थे? जब पत्थरबाजी होती थी लाल चौक पर। अभी वहां तिरंगा लहराया जा रहा है, और बाकियों को छोड़िए, मेयर ने 15 अगस्त के दिन वहां पर डांस किया है देशभक्ति गाने पर। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? माजिद हैदरी साहब, कौन समझाए आप लोगों को, जब आप लोगों को तालिबान में भी बेचारा नजर आता है? वो तालिबान जिसने महिलाओं के सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं, वो तालिबान जो बच्चों को जीने का अधिकार नहीं दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पकड़ा दिए जाते हैं वहां पर गोला बारूद, और आप लोगों को बेचारा तालिबान नजर आता है। और तालिबान का एग्जाम्पल देखकर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में भी इस तरह की स्थिति पैदा हो। हैरानी होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए आज तक। जिस दिन सब्र की दीवार टूटेगी तुम परास्त हो जाएंगे, इस अंदाज में महबूबा मुफ्ती सामने आई हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तालिबान का एग्जाम्पल दिया है कि जब इतने ताकतवर अमेरिका को वहां से भगा दिया, तो फिर कश्मीर का उदाहरण वो दे रही हैं कि यहां पर बातचीत शुरू करो वरना हालात खराब हो सकते हैं। यकीनन महबूबा मुफ्ती तालिबानी आतंकवादियों का सहारा लेकर उकसाने का काम कर रही है। इसी बात को लेकर लगातार दंगल में चर्चा आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।